नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में युक्ति पब्लिकेशन के फास्ट ट्रैक जीव विज्ञान का एनसीईआरटी वन लाइनर सार संग्रह को देखेंगे। ये वीडियो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0, सक्षमता बिहार में सक्षमता परीक्षा, बिहार डीएलएड एंट्रेंस, टेट सीटेट, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस एक्सेट्रा। ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग चैप्टर 6, 7, 8 को देखेंगे। यदि आप इससे पहले का पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2 को देख लें, फिर ये वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये पिछले 2 वीडियो में बेसिक से किया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है कि यदि आप इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, या इस वीडियो को 2 बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो फर्स्ट में जो है यानी पार्ट 1 में वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं पादप जगत का वर्गीकरण को देख लिए थे। वीडियो 2 में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को देखे थे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को देखे थे। इस वीडियो में पादप रोग, पादप ऊतक यानी चैप्टर 7, पादप अनुवांशिकी को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी। पौधों को रोग प्रतिरोधी किसके द्वारा बनाया जाता है? जंगली किस्म से प्रजनन करा के। पौधों को रोग प्रतिरोधी किसके द्वारा बनाया जाता है? जंगली किस्म से प्रजनन करा करके। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा से। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग किसमें होता है? जीवाणु में। नींबू का कैंकर रोग किसमें होता है? किससे होता है? जीवाणु से। फसलों पर आक्रमण करने कि कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? कैटरपिलर। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? कैटरपिलर। मिलीबाग किस फसल से संबंधित है? सरसों से। मिलीबाग किस फसल से संबंधित है? सरसों से। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? केसी मेहता। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? केसी मेहता। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से। गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? कोलोटोट्रिकस फालकेटम। गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? कोलेटोट्रिकम फालकेटम। मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? सर्कोस्पोरा पार्सोनेटा। मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? सर्कोस्पोरा पार्सोनेटा। किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? एस्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? एस्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? फाइटोपथेरा
स्टेंस। आलू में होने वाली उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। सिट्रस कैंकर क्या है? नींबू का एक रोग है। सिट्रस कैंकर क्या है? नींबू का एक रोग। रिंग रोग रिंग रोग यानी रिंग डिजीज के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है? सैथिल रोग। रिंग डिजीज के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है? सैथिल रोग। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? कौन है? ऑक्सीजन की कमी। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी। साइट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा। साइट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा। ब्लाइट ऑफ पेडी किसके कारण होता है? जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा। ब्लाइट ऑफ पेडी किसके कारण होता है? जेंथोमोनास ओराइजी के कारण। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग किसके कारण होता है? कवक द्वारा। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग किसके द्वारा होता है? किसके कारण होता है? कवक द्वारा। रिंग रॉट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है? जेंथोमोनास सोलिनेसियरम जीवाणु द्वारा। रिंग रॉट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है? जेंथोमोनास सोलिनेसियरम जीवाणु द्वारा। यक्षमा रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा। यक्षमा मतलब टीबी। टीबी रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा। तंबाकू में मोजेक रोग के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? टोबैको मोजेक वायरस TMV। तंबाकू में मोजेक रोग के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? टोबैको मोजेक वायरस TMV। आलू में मोजेक रोग के लिए कौन सा विषाणु उत्तरदायी है? पोटैटो वायरस एक्स। आलू में मोजेक रोग के लिए कौन सा विषाणु उत्तरदायी है? पोटैटो वायरस एक्स। केले में विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग का क्या नाम है? बंकी टॉप ऑफ बनाना। केले में विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग का क्या नाम है? बंकी टॉप ऑफ बनाना। केले के रोग बंकी टॉप ऑफ बनाना के लिए कारक विषाणु का नाम क्या है? बनाना वायरस 1। केले के रोग बंकी टॉप ऑफ बनाना के लिए कारक विषाणु का नाम क्या है? बनाना वायरस 1। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन किस जीवाणु द्वारा फैलता है? जेंथोमोनास। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन किस जीवाणु द्वारा फैलता है? जेंथोमोनास। गेहूं का टुंड्रा रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? कोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम। गेहूं का टुंड्रा रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? कोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम। आलू में पाटे रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। आलू में पाटे रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। आलू के पाटे रोग के लिए उत्तरदायी कवक का नाम क्या है? सिंकीट्रियम इंडोबायोटिकम। आलू के पाटे रोग के लिए उत्तरदायी कवक का नाम क्या है? सिंकीट्रियम इंडोबायोटिकम। अरहर का झुलसा रोग किस कवक के कारण होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक कवक के कारण। अरहर का झुलसा रोग किस कवक के कारण होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। नींबू का डाईबैक रोग किसके कारण होता है? तांबे की कमी के कारण। Cu की कमी के कारण। नींबू का डाईबैक रोग किसके कारण होता है? तांबे की कमी के कारण। आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता की। आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता यानी Zn की। राई का इरगोट रोग किसके कारण होता है? कवक द्वारा। राई का इरगोट रोग किसके कारण होता है? कवक के द्वारा। चलिए अब देख लेते हैं पौधे के रोग हिंदी में। पौधे के रोग हिंदी में रोगों का नाम, अंग्रेजी में रोगों का नाम। रोग कारक कवक के कारण होने वाला रोग। देख लीजिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप मतलब कि क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि देख लीजिए एक और। श्वेत कीट रोग का नाम है श्वेत कीट। रोग कारक है कवक सिस्टोपेरा कैंडिडा। अनाज और घास की चूर्णिल असिता एरासाइफी जातियाँ स्पीसीज एरासाइफी जातियाँ नामक कवक के कारण। सेब के फल की शरण फ्रूट रोट ऑफ एप्पल। सेब के फल की शरण
कवक का नाम पेरोनोस्पोरा जातियाँ। कुर्सीफर की मृदु रोमिला आसिता पेरोनोस्पोरा जातियाँ। आलू की पूर्व अंगमारी कवक का नाम है अल्टरनेरिया सोलानी नामक कवक के कारण। धनिया की स्तंभ पिटिका नामक रोग है। धनिया की स्तंभ पिटिका कवक के कारण कवक के कारण है पोर्टोमाइसिस मैक्रोस्पोरस कवक के कारण। गन्ने की लाल गलन कोलेटोट्राइकम फल्केटम। गन्ने की लाल गलन कोलेटोट्राइकम फल्केटम। गेहूं का काला कीट ब्लैक स्टर्म रस्ट ऑफ व्हीट पक्सिनिया ग्रेमिनस टीटीसाई। गेहूं का काला कीट ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट पक्सिनिया ग्रेमिनिस टीटीसाई। गेहूं का सलथ कंड लूज स्मट ऑफ व्हीट अस्टिलेगो न्यूड्रा टीटीसाई। गेहूं का असलथ कंड अस्टिलेगो न्यूडा टीटीसाई। मूंगफली का टिक्का रोग एस्कोस्पोरा पर्सिनेटा। मूंगफली का टिक्का रोग पेथियम सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा। आलू का कीनक रोग पिथियम डिबेरिनम। आलू का कीनक रोग पिथियम डिबेरिनम। चने की कीट यूरामाइसिस साइसे रेसियरिटनी। अलसी का कीट मेलमपसोरा लाइनाई। आलू की विलंबित अंगमारी फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। आलू की विलंबित अंगमारी फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। इस रोग के कारण 1945 में आयरलैंड में भयंकर अकाल पड़ा, क्योंकि वहाँ के निवासियों का प्रमुख खाद्य आलू था। आलू की विलंबित अंगमारी नामक रोग के कारण था। इस दुर्भिक्ष के कारण 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। धान की भूरी पर्णचित्ती हेल्मिथोस्पोरिया ओराइजी। इस रोग के कारण 1943 में बंगाल में धान की भूरी पर्णचित्ती नामक रोग के कारण 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा, जिसके कारण लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। धान की भूरी पर्णचित्ती नामक रोग के कारण बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा था, जिसके कारण लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। कौन सा कवक के कारण हुआ था ये बीमारी धान में? हेल्मिथोस्पोरिया ओराइजी के कारण। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ विशिष्ट पादप का रोग बीमारी है। ये बीमारी है, रोग की पहचान है और उसका नियंत्रण है। तो धान में देखिए कौन कौन बीमारी होता है। धान में पहले बीमारी देख लेते हैं। धान में झोंका रोग बीमारी होता है। झोंका रोग झुलसा या पत्तियों का भूरा धब्बा, जीवाणु बैक्टीरियल ब्लाइट झुलसा, जीवाणु धारीदार रोग, खैरा रोग, ये सब धान में होता है। उसके बाद मक्का का देखेंगे। उसके बाद जो है ना ज्वार का देखेंगे, ज्वार में कौन सा रोग होता है। बाजरा में कौन सा रोग होता है उसको देखेंगे। मूंगफली में कौन सा रोग होता है उसको देखेंगे। अरहर में कौन सा रोग होता है इसको देखेंगे। उसके बाद मूंग का दाल और उड़द का दाल में कौन सा रोग होता है उसको देखेंगे। फिर कपास में कौन सा रोग होता है उसको देखेंगे। गन्ना में कौन सा रोग होता है उसको देखेंगे। गेहूं में कौन सा रोग होता है उसको देखेंगे। चना में कौन सा रोग होता है उसको देखेंगे। उसके बाद मटर में कौन कौन सा रोग होता है उसको देखेंगे। मसूर में कौन सा रोग होता है, आलू में कौन सा रोग होता है, उसके बाद टमाटर में कौन सा रोग होता है, अमरूद में कौन सा रोग होता है, उसके बाद अंगूर में, उसके बाद सेब में कौन सा रोग होता है, ये सबको देखेंगे अभी। चलिए दोस्तों, तब धान बीमारी देख लेते हैं, उसके बाद रोग की पहचान देख लेते हैं, उसके बाद नियंत्रण देखेंगे। तो थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। धान में
झोंका रोग की पहचान कैसे करें? तो इसका प्रकोप पत्तियों, गांठों, बालियों के डंठलों और छोटी छोटी पुष्पों, टहनियों पर होता है। पत्तियों पर आँख की आकृति के धब्बे बनते हैं। पत्तियों पर आँख की आकृति के धब्बे बनते हैं जो बीच में राख के रंग के तथा किनारे भूरे रंग के होते हैं। तने की गांठों का रंग काला हो जाता है। झोंका रोग में क्या होता है? इसका प्रकोप पत्तियां, गांठों, बलियों और डंठलों एवं छोटी छोटी पुष्पों, टहनियों पर होता है। झोंका रोग का प्रकोप किस पे होता है? पत्तियां पे, गांठों पे, बोलियों, डंठलों और छोटी छोटी पुष्पों, टहनियों पर होता है। पत्तियां पर आँख की आकृति के धब्बे बनते हैं जो बीच में राख के रंग में के तथा किनारे भूरे रंग के होते हैं। तने की गांठों का रंग काला हो जाता है झोंका रोग में। जबकि झुलसा रोग में झुलसा या पत्तियों का भूरा धब्बा, झुलसा या पत्तियों का भूरा धब्बा। पत्तियों पर गहरे रंग के गोले अथवा अंडाकार धब्बे बनते हैं जिनके बीच का हिस्सा कुछ पीलापन लिए हुए धूसर रोग का रंग का हो जाता है तथा धब्बों के चारों ओर पीला सा घेरा बन जाता है। तो झुलसा, धान के पत्तियों का भूरा धब्बा या झुलसा रोग। पत्तियों पर गहरे रंग के गोले अथवा अंडाकार धब्बे बनते हैं जिनके बीच का हिस्सा कुछ पीलापन के लिए हुए धूसर रंग का हो जाता है तथा धब्बों के चारों ओर पीला सा घेरा बन जाता है। अगला देखिए, जीवाणु बैक्टीरियल ब्लाइट यानी जीवाणु झुलसा रोग। इस रोग से पत्तियों के सिरे अथवा किनारे सूखने लगते हैं जिससे सूखे भाग हरे भागों से एकदम अलग दिखाई पड़ते हैं। सूखे हुए किनारे अनियमित टेढ़े मेढ़े होते हैं। जीवाणु झुलसा रोग, इस रोग से पत्तियों के सिरे अथवा किनारे सूखने लगते हैं जिससे सूखे भाग हरे भागों से एकदम अलग दिखाई पड़ते हैं। सूखे हुए किनारे अनियमित टेढ़े मेढ़े होते हैं। जीवाणु धारीदार रोग में पत्तियों पर कत्थई रंग की लंबी लंबी धारियां नसों के बीच दिखलाई पड़ती है। जीवाणु धारीदार रोग में पत्तियों पर कत्थई रंग की लंबी लंबी धारियां नसों के बीच दिखलाई पड़ती है। खैरा रोग धान का रोग है। यह रोग नर्सरी तथा रोपाई के बाद दोनों जगह लगता है तथा जिंक की कमी से होता है। खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा बौना रह जाता है। खैरा रोग में किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। इसमें पौधा क्या हो जाता है? बौना रह जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यह रोग नर्सरी तथा रोपाई के बाद दोनों जगह लगता है। यह रोग नर्सरी तथा रोपाई के बाद दोनों जगह लगता है तथा जिंक की कमी से होता है। पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा बौना रह जाता है। सफ़ेद रोग, धान का है सफ़ेद रोग। सफ़ेद रोग में क्या करते हैं? सफ़ेद रोग यह प्रायः ऊंची नर्सरी में लगता है। पत्तियां पीली पड़कर सफ़ेद कागज के समान पतली हो जाती है जो बाद में सूख जाती है। उसे कहते हैं धान का सफ़ेद रोग। अब चलिए इसका निवारण देखते हैं, नियंत्रण कैसे करता है इस रोग का। धान में झोंका रोग का बीजों को इसका नियंत्रण कैसे पाया जाता है? बीजों को 4 ग्राम एस्टेटो, ये दोस्तों मेरे ख्याल से ही इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं। खाली देख लेते हैं। मक्का मक्का में कौन सा रोग होता है? तुलासिता रोग, पत्तियों का झुलसा रोग, सकाणु जनित तथा सड़न रोग। चलिए देखते हैं तुलासिता रोग का लक्षण क्या है। इस रोग के प्रभाव से पत्तियों पर पीली धारियां पड़ जाती है तथा निचली सतह पर इनके नीचे सफ़ेद चूर्ण के समान फफूंदी उगी दिखाई देती है। बाद में धब्बे गहरे अथवा लाल भूरे हो जाते हैं। तुलसीता रोग के प्रभाव से पत्तियों पर पीली धारियां पड़ जाती है तथा निचली सतह पर इनके नीचे सफ़ेद चूर्ण के समान फफूंदी उगी दिखाई देती है। बाद में धब्बे गहरे अथवा लाल भूरे हो जाते हैं। पत्तियों पर झुलसा रोग, इसके प्रभाव से पत्तियों पर लंबे अथवा अंडाकार भूरे रंग के धब्बे होते हैं जो बाद में भूसे के रंग या काले हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां झुलस जाती हैं। पत्तियों का झुलसा रोग, इसके प्रभाव से पत्तियों पर लंबे अथवा अंडाकार भूरे रंग के धब्बे होते हैं जो बाद में भूसे के रंग या काले हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां झुलस जाती है। मक्का का सुकाणु जनित तना सड़न रोग, इसमें तने के नीचे वाले
इसमें तने के नीचे वाले पारों में जलीय धब्बे दिखाई पड़ते हैं जो बाद में सड़ने लगते हैं तथा दुर्गंध युक्त हो जाते हैं। यह बीमारी अधिकतर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। इसमें सुकाणुजनित तना रोग में इसमें तने के नीचे वाले पारों में जलीय धब्बे दिखाई पड़ते हैं जो बाद में सड़ने लगते हैं तथा दुर्गंध युक्त हो जाते हैं। यह बीमारी अधिकतर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। देखिए ज्वार में आवर्त कंडुआ यानी ग्रेन स्मार्ट रोग होता है। इसका प्रभाव देखिए, दाने आकार में फूले हुए तथा उसके अंदर काले रंग का चूर्ण भरा होता है। दाने टूटने से काले रंग का चूर्ण स्वस्थ दानों पर चिपक जाता है। आवर्त कंडुआ यानी ज्वार में होता है आवर्त कंडुआ यानी ग्रेन स्मार्ट रोग। इसके प्रभाव से दाने आकार में फूले हुए तथा उनके अंदर काले रंग का चूर्ण भरा होता है। दाने टूटने से काले रंग का चूर्ण स्वस्थ दानों पर चिपक जाता है। अगला देखिए, बाजरा रोग। बाजरा में तुलासिता रोग होता है, कंडुआ रोग होता है, अर्गट रोग होता है, बाल हरित रोग होता है। तो तुलासिता रोग के कारण का प्रभाव देखिए, पत्तियों पर पीली धारियाँ अथवा अंडाकार धब्बे बनते हैं। प्रारंभ में पीले तथा बाद में गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। तुलासिता रोग में पत्तियों पर पीली धारियाँ अथवा अंडाकार धब्बे बनते हैं। प्रारंभ में यानी शुरू में पीले तथा बाद में गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। कंडुआ रोग का प्रभाव देखिए, ज्वार के समान होता है। कंडुआ रोग का प्रभाव जो है ना, ज्वार के समान होता है। अर्गट रोग के प्रभाव से अर्गट के कारण दाने बड़े काले तथा शंकु के आकार के हो जाते हैं तथा पत्तियां पर सफ़ेद चिपचिपी सतह विकसित हो जाती है। बाल रहित रोग बाल हरे रंग की तथा पत्तियों जैसे आकार की हो जाती है। बाल हरे रंग की तथा पत्तियां जैसे आकार की हो जाती है। बाल हरे रंग की तथा पत्तियां जैसे आकार की हो जाती है। अगला देखते हैं, मूंगफली में रोग देखते हैं। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। टिक्का रोग, कॉलर रॉट रोग, जड़ सड़न रोग। टिक्का रोग के प्रभाव से पत्तियों पर अंडाकार भूरे अथवा कत्थई रोग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। निचली पत्तियां पहले प्रभावित होती है तथा बाद में ऊपर वाली पत्तियां प्रभावित होती है। टिक्का रोग में पत्तियां पर अंडाकार भूरे अथवा कत्थई रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। निचली पत्तियां पहले प्रभावित होती है तथा बाद में ऊपर वाली पत्तियां प्रभावित होती है। कॉलर रोट पौधे कॉलर रीजन भूमि की सतह के पास ग्रसित होते हैं जिसके फलस्वरूप छाल सड़ने लगती है तथा अधिक प्रकोप होने पर पौधे मर जाते हैं। कॉलर रोट रोग में पौधे कॉलर रीजन भूमि की सतह के पास ग्रसित होते हैं जिसके फलस्वरूप छाल सड़ने लगती है तथा अधिक प्रकोप होने पर पौधे मर जाते हैं। जल सड़न रोग, तने पर लाल भूरे रंग के धब्बे दिखलाई पड़ते हैं तथा ग्रसित जड़ें छोटी तथा मोटी हो जाती है। जल सड़न रोग, तने पर लाल भूरे रंग के धब्बे दिखलाई पड़ते हैं तथा ग्रसित जड़ें छोटी तथा मोटी हो जाती है। अरहर रोग, अरहर में उकटा यानी विल्ट रोग, तना सड़न रोग होता है। उकटा रोग में पत्तियां पीली पड़कर झुक जाती है तथा बाद में सड़कर गहरे भूरे रंग की हो जाती है। पौधा सूख जाता है तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की कुछ ऊंचाई तक काले रंग की धारियां दिखलाई पड़ती है। उकटा रोग के प्रभाव से पत्तियां पीली पड़कर झुक जाती है तथा बाद में सड़कर गहरे भूरे रंग की हो जाती है। पौधा सूख जाता है तथा छाल हटने पर जड़ से लेकर तने की कुछ ऊंचाई तक काले रंग की धारियां दिखलाई पड़ती है। तना सड़न रोग, जमीन की सतह तथा कुछ ऊंचाई पर तने के ऊपर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जिसके फलस्वरूप ऊपर की शाखाएं सूखने लगती है। इससे जड़ स्वस्थ रहती है। जमीन की सतह, तना सड़न रोग में अरहर का दाल यानी अरहर का पौधा जमीन की सतह तथा कुछ ऊंचाई पर तने के ऊपर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जिसके फलस्वरूप ऊपर की शाखाएं सूखने लगती है। इसमें जड़ स्वस्थ रहती है। अगला देखते हैं, मूंग तथा उड़द का पौधा में पीला चित्रवर्ण रोग होता है। पत्र दाग रोग यानी सर्कोस्पोरा रोग होता है। ये सब जो है ना कवक नामक रोग है। पत्तियों पर पीले सुनहरे चकत्ते पाए जाते हैं। पीला चित्रवर्ण रोग में पत्तियों पर पीले सुनहरे चकत्ते पाए जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर सारी पत्तियां पीली हो जाती है। पीला चित्रवर्ण रोग में पत्तियों पर पीले सुनहरे चकत्ते पाए जाते हैं। अधिक प्रकोप से
अधिक प्रकोप होने पर सारी पत्तियां पीली हो जाती हैं। पत्र दाग रोग सर्कोस्पोरा, पत्तियों पर गोलाई लिए भूरे रंग की कोनीय धब्बे बनते हैं जिनके बीच का भाग हल्के राख के रंग का तथा किनारा लाल बैंगनी रंग का होता है। इस रोग में पत्र दाग रोग में पत्तियों पर गोलाई लिए भूरे रंग के कोनीय धब्बे बनते हैं जिनमें बीच का भाग हल्के राख के रंग का तथा किनारा भाग लाल बैंगनी रंग का होता है। कपास में बैक्टीरियल झुलसा रोग होता है। कपास में बैक्टीरियल झुलसा रोग, इसके प्रभाव से पत्तियों पर कोनी धब्बे मिलते हैं। कभी कभी सारी शाखा झुलस जाती है। कपास में बैक्टीरियल झुलसा रोग होता है जिसके प्रभाव से पत्तियों पर कोनी धब्बे मिलते हैं, कभी कभी सारी शाखा झुलस जाती है। अगला देखिए गन्ना रोग। गन्ना पौधा में लाल सड़न रोग होता है, कंडुआ रोग होता है, उकटा रोग होता है। लाल सड़न रोग, इसमें गन्ने के तने से अल्कोहल की तरह गंध आती है। लाल सड़न रोग में इसमें गन्ने के तने से अल्कोहल की तरह गंध आती है तथा गांठों के पास पोर सूखकर सिकुड़ जाती है, पत्तियां सूखकर लटक जाती है। लाल सड़न रोग में गन्ने के तने से अल्कोहल की तरह गंध आती है तथा गांठों के पास पोर सूखकर सिकुड़ जाती है, पत्तियां सूखकर लटक जाती है। कंडुआ रोग, इसमें कल्ले के स्थान पर और गन्ने की नोक से एक चमकीली चाबुक की तरह आकृति निकलती है जिसमें फफूंदी के काले जीवाणु भरे होते हैं। कंडुआ रोग में कल्ले के स्थान पर गन्ने की नोक से एक चमकीली चाबुक की तरह आकृति निकलती है जिसमें फफूंदी के काले जीवाणु भरे होते हैं। उकटा रोग, उकटा रोग यानी विल्ट रोग, गन्ना सूखकर हल्का हो जाता है तथा उसके अंदर गंदी रुई की तरह फफूंदी मिलती है। उकटा रोग में गन्ना सूखकर हल्का हो जाता है तथा उसके अंदर गंदी रुई की तरह फफूंदी मिलती है। अगला देखिए गेहूं में बहुत सा रोग होता है। रोग देख लेते पहले। गेहूं में गेरुई रोग यानी रस्ट रोग में पीले भूरे अथवा गाढ़े भूरे धब्बे पत्तियां लीफ शीत तथा तने पर दिखलाई पड़ते हैं। ये बीमारी जौ में भी होती है। गेहूं में गेरुई रोग, इसके प्रभाव से पीले भूरे अथवा गाढ़े भूरे धब्बे पत्तियां लीफ शीत तथा तने पर दिखलाई पड़ते हैं। ये बीमारियां जौ में भी होती है। अनावृत कंडुआ रोग, गेहूं में होता है अनावृत कंडुआ रोग। बालियों में दानों की जगह काला चूर्ण मिलता है जिसके हवा में उड़ जाने पर केवल डंठल बाकी रह जाता है। यह जौ में भी होता है। बालियों में दाने की जगह काला चूर्ण मिलता है जिसके हवा में उड़ जाने पर केवल डंठल बाकी रह जाता है। यह जौ में भी होता है। करनाल बंट, गेहूं में करनाल बंट रोग, इसमें गेहूं के दाने पूरे अथवा आधे ग्रसित होते हैं तथा दानों में काला चूर्ण एक झिल्ली से ढका रहता है। बालियों में ग्लूम कुछ खुले से होते हैं। दानों को पकने पर झिल्लियां कटने के कारण काला चूर्ण फैल जाता है जिससे दुर्गंध आती है। पहाड़ी बंट या दुर्गंध रोग, ये बीमारियां पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। पहाड़ी बंट या दुर्गंध युक्त कंडुआ रोग, यह बीमारी पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है तथा ग्रसित दाने सड़ी हुई मछली के दुर्गंध देते हैं। पहाड़ी बंट या दुर्गंध युक्त कंडुआ, यह बीमारी पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है तथा ग्रसित दाने सड़ी हुई मछली के दुर्गंध देते हैं। अल्टरनेरिया झुलसा, पत्तियों पर अंडाकार लंबे पीले अथवा भूरे रंग के धब्बे दिखलाई पड़ते हैं जो आपस में मिलकर अनियमित आकार लंबे धब्बे बनाते हैं। सारी पत्ती अथवा कुछ भाग झुलसकर सूख जाता है। चना पर उकटा रोग झुलसा रोग, देखते हैं उकटा रोग यानी विल्ट रोग। इसका कारण पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। ऊपर से देखने पर जड़ें स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं लेकिन यदि उन्हें फाड़ कर देखा जाए तो अंदर का भाग काला अथवा भूरा दिखाई देता है। उकटा रोग के कारण पौधा मुरझा कर सूख जाते हैं। ऊपर से देखने पर जड़ें स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं लेकिन यदि उन्हें फाड़ कर देखा जाए तो अंदर का भाग काला अथवा भूरा दिखाई देता है। झुलसा रोग, चना में झुलसा रोग, इस रोग में पत्तियों पर गाढ़े भूरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं जो बाद में फूलों पर बनते हैं जिसके फलस्वरूप वे सूख जाते हैं तथा कलियां नहीं बन पाती है। झुलसा रोग में कलियां नहीं बन पाती है। अगला देखिए मटर का रोग देखिए। बुकनी रोग, रतुआ रोग, उकटा रोग, तुलसीता रोग। बुकनी रोग, पत्तियां कलियों और तनों पर सफ़ेद पाउडर जैसी फफूंदी दिखाई पड़ती हैं।
बुकनी रोग में पत्तियां, कलियां और तनों पर सफ़ेद पाउडर जैसी फफूंदी दिखाई देती है। रतुआ रोग, इसके कारण पत्तियां तथा तने पर पीले रंग के फफोले बनते हैं। रतुआ रोग के कारण पत्तियां तथा तने पर पीले रंग के फफोले बनते हैं। उकठा रोग, उकठा रोग में प्रारंभिक अवस्था में जड़ों को सड़ा देता है, जिससे पौधा धीरे धीरे सूखने लगती है। उकठा रोग में प्रारंभिक अवस्था में जड़ों को सड़ा देता है, जिससे पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तुलासीता रोग में पत्तियों की ऊपरी सतह पीले रंग के धब्बे दिखलाई पड़ते हैं, जिसके नीचे सफ़ेद रुई के समान फफूंदी उगी दिखाई देती है। अगला देखिए, मसूर नामक दाल में उकठा रोगों पौधों की पत्तियां क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर पीली पड़ने लगती है, जिसके फलस्वरूप पौधे छोटे रह जाते हैं तथा सूखने लगते हैं। गड़सीता पौधे की जड़ें भूरी होकर सड़ने लगती है। आलू में भिवियाय है। आलू में कौन कौन सा रोग होता है? अगेता झुलसा रोग, पिछेता झुलसा रोग, मोजेक यानी कीट रोग, ब्लैक स्कार्फ रोग। तो अगेता झुलसा रोग, आलू में अगेता झुलसा रोग से क्या प्रभाव पड़ता है देख लीजिए। गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं तथा नीचे की पत्तियां पहले गिरती है। अगेता झुलसा रोग में गहरे भूरे रंग की धब्बे पत्तियां पर दिखाई पड़ती है तथा नीचे की पत्तियां पहले गिरती है। पिछले झुलसा रोग, आलू के पिछले झुलसा रोग में भूरे रंग अथवा बैंगनी काले रंग की अनियमित आकार की धब्बे पत्तियां पर दिखलाई पड़ती है तथा सुबह के समय पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद रंग की फफूंदी वृद्धि दिखलाई देती है। पिछेता झुलसा रोग में भूरे रंग अथवा बैंगनी काले रंग की अनियमित आकार के धब्बे पत्तियों पर दिखलाई पड़ती है तथा सुबह के समय पत्तियों के निचली सतह पर सफ़ेद रंग की फफूंदी वृद्धि दिखलाई देती है। अगला देखिए, मोजेक रोग, आलू में मोजेक रोग यानी कीट रोग, यह वायरस के द्वारा होती है। मोजेक रोग किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है, जिससे कीट फैलाते हैं। इनके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा छोटी रह जाती है। मोजेक यानी कीट रोग, यह वायरस के द्वारा होती है, जिसे कीट फैलाते हैं। इनके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा छोटी रह जाती है। ब्लैक स्कार्फ रोग, यह रोग पेलिकुलेरिया फिलामेंटोसा फफूंदी से होता है, जिसमें कंधों पर काली पपड़ी पड़ जाती है। ब्लैक स्कार्फ रोग में यह रोग पेलिकुलेरिया फिलामेंटोसा फफूंदी से होता है, यानी कवक रोग है, जिसमें कंधों पर काली पपड़ी पड़ जाती है। अगला है टमाटर में देखिए रोग, उकठा रोग, विषाणु रोग, उकठा रोग यानी विल्ट रोग। गर्षित पौधा पीला, छोटा तथा कमजोर हो जाता है। पौधे की जड़ें नष्ट हो जाती है। जड़ों तथा तने के बीच से फाड़ने पर नारंगी रंग की दिखलाई देती हैं। यानी उकठा या विल्ट रोग में टमाटर गर्षित पौधा पीला, छोटा अथवा कमजोर हो जाता है। पौधे की जड़ें नष्ट हो जाती है। जड़ों तथा तने के बीच से फाड़ने पर नारंगी दिखलाई देते हैं। विषाणु रोग यानी लीफी कर्ल तथा मोजेक रोग, लीफ कर्ल के प्रभाव से पत्तियां छोटी, सिकुड़ी हुई एवं ऐंठ जाती है, जबकि मोजेक के कारण पत्तियों में पीले तथा हरे रंग के मिले जुले धब्बे बनते हैं। यानी लीफ कर्ल के प्रभाव से पत्तियां छोटी, सिकुड़ी हुई एवं ऐंठ जाती है, जबकि मोजेक के प्रभाव से पत्तियों में पीली तथा हरे रंग की मिले जुले धब्बे बनते हैं। पीली और हरे रंग के मिले जुले धब्बे बनते हैं टमाटर पर। अमरूद में सूखा रोग और कैंकर रोग। अमरूद में सूखा रोग के प्रभाव से इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी प्रारंभ हो जाती है, बाद में पूरी शाखाएं तथा पौधे भी सूख जाती है। सूखा रोग में शाखाएं ऊपर से सूखना प्रारंभ हो जाता है, बाद में पूरी शाखाएं तथा पौधे भी सूख जाता है। कैंकर रोग, यह वर्षा ऋतु वाली फसलों में अधिक पाया जाता है तथा बैक्टीरिया द्वारा होता है। कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसमें फूलों पर गोल काले कठोर धब्बे बनते हैं। इसमें फूलों पर गोल काले तथा कठोर धब्बे बन जाते हैं। अमरूद में होता है सूखा रोग और कैंकर रोग। नींबू प्रजाति का फल में कैंकर रोग होता है। कैंकर रोग इस बीमारी के कारण पत्तियां, कांटा और टहनियाँ तथा फल पर प्रारंभ में पीला दाग बनता है। कैंकर रोग के कारण जो है ना, पत्तियां, कांटा और टहनियाँ तथा फलों पर जो है शुरू में प्रारंभ में पीला दाग बनता है, जो बाद में भूरे रंग का हो जाता है। फलों पर खुरदरे भूरे रंग के दाग बन जाते हैं। फलों पर क्या होते हैं? खुरदरे भूरे रंग के दाग बन जाते हैं। अगला देखिए, नींबू पर होता है नींबू डाईबैक रोग। इसके कारण इस रोग से प्रभावित शाखाओं की पत्तियां गिरने लगती है।
तथा ये ऊपरी सिरे से सूखना आरंभ हो जाती है। जल निकास की सुविधा न होने पर इसका प्रकोप अधिक होता है। नींबू डायबेक रोग में से प्रभावित शाखाओं की पत्तियां गिरने लगती है तथा ये ऊपरी सिरे से सूखना आरंभ हो जाती है, यानी ऊपरी सिरे से सूखना आरंभ हो जाती है। जल निकास की सुविधा न होने पर इसका प्रकोप अधिक होता है। नींबू डायबेक का प्रकोप अधिक होता है। अंगूर में देखिए दो रोग होता है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग और डाउनी मिल्ड्यू रोग। इसके प्रभाव से परों, पत्तियां, फूल तथा फलों पर सफ़ेद चित्तियां पड़ जाती है। प्रभावित फूलों पर फल नहीं लगते तथा ग्रसित फलों पर बढ़वार रुक जाती है तथा फटकर सड़ने लगती है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग के प्रभाव से परों, पत्तियों, फूल तथा फलों पर सफ़ेद चित्तियां पड़ जाती है। प्रभावित फूलों पर फल नहीं लगते तथा ग्रसित फलों पर बढ़वार रुक जाती है तथा फटकर सड़ने लगती है। अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू रोग, इनका प्रकोप पत्तियों, नई शाखाओं, फूल तथा छोटे फलों पर होता है। पत्तियां सूख जाती है तथा फलों की वृद्धि रुक जाती है। अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू रोग के कारण पत्तियां, नई शाखाओं, फूल तथा छोटे फलों पर होता है। पत्तियां सूख जाती है तथा फलों की वृद्धि रुक जाती है। अगला देखिए सेब। सेब में एक ही रोग होता है, ब्राउन राउट रोग। सेब में ब्राउन राउट रोग होता है। ब्राउन राउट रोग के कारण इसमें स्पर्श के आधार पर और शाखाओं पर कैंकर हो जाता है। फलों पर भी इसका प्रकोप होता है। यानी सेब में ब्राउन राउट नामक रोग होता है। इसके प्रभाव से इसमें स्पर के आधार पर और शाखाओं पर कैंकर हो जाता है। फलों पर भी इसका प्रकोप पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब अगले चैप्टर पढ़ेंगे। 7वां चैप्टर है पादप ऊतक है। उसके बाद पादप ऊतक को पढ़ते हैं। लेटिंग कर लीजिए। गे निषाद गे कहाँ गेले? कहीं अभी ना दे किधर दू जेबे 3 बजे 3 बजे जब मम्मा गाड़ी में यार कहीं आ रही दूध की ये मम्मा मन्नी है क्या? फिर ले आओ ना वही फोन करके आई करके लेते थे तब कर 10 मिनट का काम है। मोबाइल कहाँ चेक करके लेते दिया। रोक दिलिए मोबाइल के चल रहा है लेटिंग कर को तो चाटे जाना हट खा का आए तब गाता सब पर भले दूध पीता लगियो थोड़ी बेटी का वन मोनो जो उधर ले जाओ। बाप बेटी दुश्मन का है मेरी का बोटी
उगल लीजिए, उगल में लीजिए, रिकॉर्ड कर लो, रोके हुई एकदम रुई है ना। हे भाई ना हे गद्दा दे तो तुम कौन सा चल देखो पादप ऊतक समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? औत्तिकी, हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? औत्तिकी, हिस्टोलॉजी। औत्तिकी का नामकरण किसने किया था? औत्तिकी का नामांकरण किसने किया था? मायर ने। ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? औत्तिकी। ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? औत्तिकी। औत्तिकी का नामांकरण किसने किया था? मायर ने। औत्तिकी का नामांकरण किसने किया था? यानी हिस्टोलॉजी का नामांकन किसने किया था? मायर ने। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बिचट ने। बिचट। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बिचट। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कैम्बियम। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कैम्बियम। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होती है? कॉर्क कैम्बियम से। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होती है? कॉर्क कैम्बियम से। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के अलग अलग अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम द्वारा। पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलयों की गिनती करके। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलयों की गिनती करके। वायुतक आरेनचाइमा किस में पाया जाता है? हाइड्रोफाइटस में। वायुतक किस में पाया जाता है? हाइड्रोफाइटस में। ऑर्किड में विलामेन ऊतक कहाँ पाया जाता है? मूलों में। ऑर्किड में विलामेन ऊतक कहाँ पाया जाता है? मूलों में। किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतररंभीय एधा की। किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतररंभीय एधा की। समुद्र किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं।
क्योंकि अस्पष्ट जल वायवीय विभिन्नता नहीं होती है। समुद्र के किनारे उगने वाली वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते, क्योंकि अस्पष्ट जल वायवीय विभिन्नता नहीं होती है। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु कितनी होगी? 50 वर्ष। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्षों की आयु कितनी होगी? 50 वर्ष। यदि सन 2005 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2018 में यह कील कितनी ऊंची होगी? यदि वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है, 9 फीट। यदि सन 2005 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2018 में यह कील कितनी ऊंची होगी? यदि वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है, 9 फीट। जल्दोभिद किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? वायुतक की। जल्दोभिद किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? वायुतक की। शीर्ष विभाज्य ऊतक किसके लिए उत्तरदायी होता है? लंबाई में वृद्धि के लिए। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक किसके लिए उत्तरदायी होता है? लंबाई में वृद्धि के लिए। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये किसमें धसे होते हैं? मर्दुभिदों में। रंध्रों यानी स्टोमेटा की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये किसमें धसे होते हैं? मरुद्भिदों में। शाखाओं में पत्तियां किस कारण से झड़ जाती है? कॉर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से। शाखाओं में पत्तियां किस कारण से झड़ जाती है? कॉर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से। विलामेन की आवश्यकता क्यों होती है? नमी के अवशोषण के लिए। विलामेन की आवश्यकता क्यों होती है? नमी के अवशोषण के लिए। पार्श्व विभाज्य ऊतक किस लिए उत्तरदायी होता है? मोटाई में वृद्धि के लिए। पार्श्व मतलब अंदर। पार्श्व विभाज्य ऊतक किस लिए उत्तरदायी होता है? मोटाई में वृद्धि के लिए। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधा के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधा में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। किस एक भारतीय वैज्ञानिकों ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस ने। किस एक भारतीय वैज्ञानिकों ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस ने। पादपों में सबसे बाहरी मोम की मोटी परत क्या कहलाती है? क्यूटिकल। पादपों में सबसे बाहरी मोम की मोटी परत क्या कहलाती है? क्यूटिकल। मृदु ऊतक का क्या कार्य है? प्रकाश संश्लेषण, संचय तथा स्राव। मृदु ऊतक का क्या कार्य है? प्रकाश संश्लेषण, संचय तथा स्राव। दृढ़ ऊतक भित्ति का क्या कार्य है? यांत्रिक सहारा देना। दृढ़ ऊतक भित्ति का क्या कार्य है? यांत्रिक सहारा देना। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस तन्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? दृढ़ ऊतक को। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस तन्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? दृढ़ ऊतक की। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे हो जाता है? जाइलम टिश्यू से। संवहनी ऊतक में यानी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू द्वारा। वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधे की संरचना में कौन सा जिम्मेदार है? रंध्र, स्टोमेटा। वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधे की संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? रंध्र, स्टोमेटा। कौन ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए उत्तरदायी है? कोशिका दीवार। कौन ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए उत्तरदायी है? कोशिका दीवार। अगला देखिए, किस पौधे जल और अन्य पदार्थों को वहन करने के लिए विशिष्ट चालक ऊतक नहीं होते हैं? मार्केनेसिया। किस पौधे में जल और अन्य पदार्थों को वहन करने के लिए विशिष्ट चालक ऊतक नहीं होते? मार्केनेसिया। औतिकी हिस्ट्री यानी हिस्टोलॉजी शाखा की स्थापना किस वैज्ञानिक ने की थी? मार्सेली मेलपिघी ने।
औतिकी यानी हिस्टोलॉजी शाखा की स्थापना किस वैज्ञानिक ने की थी? मार्सेली मेलपीगी। अगला देखिए, कुछ मृदु ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। कुछ मृदु ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। जलीय पौधे में तैरने के लिए मृदु ऊतक की गुहिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वायु ऊतक, आरेनकाइमा। जलीय पौधे में तैरने के लिए मृदु ऊतकों में गुहिकाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? वायु ऊतक, आरेनकाइमा। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र के प्रकार। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र के प्रकार हम देखेंगे ऊतक तंत्र, पादप में स्थिति, प्रमुख लक्षण। पहले ऊतक तंत्र देख लेते हैं, उसके बाद पादप में स्थिति को देख लेते हैं, उसके बाद प्रमुख लक्षण को देख लेते हैं। ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। भरण ऊतक तंत्र, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। संवहन ऊतक तंत्र यानी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देखेंगे बाहरी बराह त्वचा ऊतक तंत्र यानी एपिडर्मल, यानी बराह का मतलब बाहरी, एपिडर्मल का मतलब होता है बाहरी। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पादप में स्थिति है यानी पौधे में स्थिति है, जड़ और तने का बाहरी भाग जो आवरण बनाता है। प्रमुख लक्षण है इसका, क्यूटिकल सबसे बाहरी मोम की मोटी परत है। जड़ों में अनुपस्थित बाह्य त्वचा, मृदु ऊतक की बनी बाहरी एकल परत, रंध्र पत्ती की बराह त्वचा में उपस्थित वाष्प उत्सर्जन तथा गैसों की विनिमय में सहायक होता है। प्रमुख लक्षण क्या है एपिडर्मल टिश्यू का? क्यूटिकल सबसे बाहरी मोम की मोटी परत है। जड़ों में अनुपस्थित होता है क्यूटिकल। बाहरी त्वचा मृदु ऊतक की बनी बाहरी एकल परत होता है। रंध्र पत्ती की बराह त्वचा में उपस्थित वाष्प उत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय में सहायक होता है। जड़ और तने के बाहरी भाग में जो आवरण बनाता है। भरण ऊतक, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। भरण ऊतक या आंतरिक ऊतक तंत्र, इसका स्थिति होता है पादप में स्थिति है, बाहरी त्वचा तथा संवहन बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक कहलाते हैं। भरण ऊतक तंत्र, बराह त्वचा तथा संवहन बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक कहलाते हैं। इसका प्रमुख लक्षण है, इनमें सरल ऊतक होते हैं। प्राथमिक तने में मृदु ऊतक कोशिका प्रायः वलकुट, परिरंभ तथा पथ तथा मज्जीकरण में होती है। पत्तियों में ये पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं, जिन्हें पर्ण मध्योतक यानी मीजोफिल कहते हैं। इनमें सरल ऊतक होते हैं। प्राथमिक तने में मृदु ऊतक कोशिका प्रायः वलकुट, परिरंभ, पथ तथा मज्जाकीर्ण में होती है। पत्तियों में ये पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं, जिन्हें पर्ण मध्योतक यानी मीजोफिल कहते हैं। अगला है संवहन ऊतक तंत्र यानी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसकी पादप में स्थिति है, जड़ और तने के केंद्र में जल तथा भोजन के संवहन में सहायक होते हैं। पादप में स्थिति है संवहन ऊतक का, जड़ और तने के केंद्र में जल तथा भोजन के संवहन में सहायक होते हैं। इसका प्रमुख लक्षण है संवहन ऊतक का, ये जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम में होता है। जिन संवहन बंडलों में कैम्बियम पाया जाता है उन्हें खुला संवहन बंडल तथा जिनमें अनुपस्थित होता है उन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। संवहनीय ऊतक, ये जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम में होता है। जिस संवहन बंडलों में कैम्बियम पाया जाता है उन्हें खुला संवहन बंडल तथा जिनमें नहीं पाया जाता है यानी अनुपस्थित होता है उन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। अगला देखेंगे पादप अनुवांशिकी यानी पादप अनुवांशिकी, 8वां चैप्टर है। देखते हैं वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? अनुवांशिकी। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? मेंडल को। अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? मेंडल को। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने। वंशागति की इकाई क्या है? जीन। वंशागति की इकाई क्या है? जीन। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? गार्डन पीपर। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? गार्डन पीपर। बारबोरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का पर। बारबेरा मैक्लिंटॉक
मैकलिन टॉप किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का पर। गरेगर मेंडल किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है? आनुवंशिकी के नियम। गरेगर जॉन मेंडल किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता के नियम। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम क्या संबंध स्थापित करते हैं? पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं अप्रभाविता का। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम क्या संबंध स्थापित करते हैं? पृथक्करण का, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभाविता और अप्रभाविता का। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? इनमें पर्यायवाची विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। मेंडल के नियमों का एक अपवाद कौन सा है? सहलंगता। मेंडल के नियमों का एक अपवाद कौन सा है? सहलंगता। मोनोहाइब्रिड अनुपात क्या होता है? 3:1। मोनोहाइब्रिड अनुपात क्या होता है? 3:1। जीन्स किसके बने होते हैं? डीएनए के। जीन्स किसके बने होते हैं? डीएनए के। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय क्या है? एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय क्या है? एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? जीन संश्लेषण के। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? जीन संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। आगे देखते हैं। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम द्वारा। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता और पैतृक गुणों का संचरण। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता और पैतृक गुणों का संचरण। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? लैंगिक जनन पर। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? लैंगिक जनन पर। डी ब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उत्परिवर्तन के सिद्धांत का। डी ब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उत्परिवर्तन के सिद्धांत का, यानी म्यूटेशन के सिद्धांत का। बीटी बैगन क्या है? बीटी बैगन क्या है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन। बीटी बैगन क्या है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता। जब एक जीन दो या दो से अधिक अलग अलग लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, तब यह तथ्य क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता। देख लीजिए आप, पृथक्करण का नियम। पितृपीढ़ी यानी पैतृक पीढ़ी। पृथक्करण का नियम। लंबा पौधा शुद्ध होता है, बौना पौधा। लंबा पौधा शुद्ध और बौना पौधा शुद्ध। जब दोनों का पर परागण किया जाता है, तब क्या होता है? प्रथम संतानी पीढ़ी, यानी प्रथम पीढ़ी है, ये प्रथम संतानी पीढ़ी यानी जनरेशन 2 है। ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है। जब माता पिता एक लंबा पौधा होता है, एक बौना पौधा होता है, एक दोनों शुद्ध होता है। जब ये पर परागण किया जाता है तो क्या होता है? सभी लंबे पौधे स्वपरागण में आते हैं F2 जनरेशन में। फिर जो है इसको सभी लंबे पौधे के साथ स्वपरागण किया जाता है, तो द्वितीय संतानी यानी पीढ़ी F2 75% लंबे होते हैं और 25% बौना होता है। फिर इससे स्वपरागण से स्वपरागण किया जाता है, तब पर परागण होता है। तृतीय संतानी पीढ़ी F3 में F2 पीढ़ी के 1/3 से केवल लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। स्वपरागण से यानी F2 जनरेशन से 1/3 से केवल लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं, जो कि पर परागण से 2/3 पौधे से पुनः 3:1 के अनुपात में लंबे एवं बौने पौधे प्राप्त होते हैं। स्वपरागण से केवल बौना पौधा प्राप्त होता है, यानी थर्ड जनरेशन में।
एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए पितृ पीढ़ी यानी मातृ पितृ पीढ़ी है ये। इसमें जब लंबा पौधा यानी एक लंबा पौधा एक बौना पौधा के साथ पर परागण किया जाता है, यानी शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा के साथ क्रॉस करवाया जाता है पर परागण की विधि से। तब जो है ना प्रथम संतानीय जनरेशन में सभी लंबे पौधे होते हैं। सभी क्या होते हैं? लंबे पौधे होते हैं। यानी यानी लंबा पौधा ही क्या होता है? प्रभावित होता है। फिर जो है सभी लंबे पौधे को स्वपरागण करता है, स्वपरागण करवाता है। तो सेकेंड जनरेशन में 75% लंबे पौधे होते हैं और 25% ही बौने पौधे होते हैं। फिर इसको 75% लंबे पौधे को स्वपरागण किया जाता है। तो क्या होता है? तृतीय यानी F3 जनरेशन में F2 पीढ़ी के 1/3 से केवल लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं, जबकि 75% लंबे पौधे और 75% लंबे पौधे और 25% बौने पौधे के साथ क्रॉस करवाया जाता है। तो पर परागण का रेशियो है 2/3 पौधों से पुनः 3:1 के अनुपात में लंबे और बौने पौधे प्राप्त होता है। उसी प्रकार 25% बौने पौधे स्वपरागण होते हैं, तो केवल बौने पौधे ही दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जो है ना पृथ्वीकरण का नियम प्रभावी होता है। दोस्तों यहीं तक पादप अनुवांशिकी खत्म हो गया है। आप कोशिका विज्ञान को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। कोशिका विज्ञान, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री का जो है हिस्ट्री का भी वन लाइनर लाए, महेश कुमार वर्णवाल का। ये पूरा जीव विज्ञान को पूरा ख़त्म करके ही वो आएगा, इतिहास आएगा, हिस्ट्री आएगा। थैंक यू।